Bajaj and ARKB, or we'll be joined by Advocate Pradeep Nambiar very very shortly. Pradeep ji इस वक्त मुंबई के बाहर हैं. We'll of course be joined by him very very soon, and we shall also be joined by Mr. Pradeep Peshkar of the Bharatiya Janata Party. And as you know, it's a bit of a rock and roll thing, as in it's been a bit of a rock and roll week. साक्षी मलिक जी ने ये कह दिया कि वो माशाल्लाह रेसलिंग से रिटायर हो रही हैं क्योंकि उनकी पसंद का रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नहीं बना. जनाब बजरंग पुनिया साहब ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया, and so on and so forth. I don't know why he returned his Padma Shri. I mean, the Padma Shri is not given by a party, it is not given by a political party, it is given by the state. The state is different from the government. In any event, the wrestlers feel that they have been hard done by. The wrestlers feel, जहाँ तक wrestlers का सवाल है, उनको ये लग रहा है कि भाई हम लोग जो हैं, we are, the government has been unfair to us. So, it's like sad. लेकिन जो भी है, आज की तारीख में these are very very strange times. Right, you're watching Nation Now. My name is Rajiv K. Bajaj. और आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राम. Is Mr. Peshkar connected with us? Is he there? Can we talk to him? Right, so let's go straight across to Pradeep Peshkar साहब. Pradeep Peshkar साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. मुझे आप स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं. वो उन्होंने शायद OBS बंद किया है क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. अगर आपको भी OBS दे देंगे और मैं भी आपको दिखना शुरू हो जाऊंगा तो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाएगी और आपकी शक्ल ठीक तरह नहीं दिखेगी. इसलिए किया. ओके. सो प्रदीप पेशकर साहब, मतलब आपका दर्शन नहीं हुआ सर? वो तो आप कभी भी, हम तो आपको न जाने कितनी देर से आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मुंबई आइए, एटलीस्ट हमारे स्टूडियो में तो आइए, हमारे साथ चाय पकौड़ी खाइए, बहुत मजा आएगा. किसी दिन आपके साथ फेस टू फेस बात करने का मौका मिलेगा, मुलाकात होगी, बहुत बढ़िया रहेगा. तो सर आप ये बताएं, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की तो स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है. जो विकसित रथ है वो हर जगह पे जा रहा है, हर जगह पर आप लोग पब्लिसिटी कर रहे हैं. क्या क्या काम अभी तक मोदी साहब ने किए हैं, और मोदी साहब ने बड़े अच्छे काम किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनसे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता. हाँ, जहां तक अर्थव्यवस्था का प्रश्न है वहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि भाई देखिए उतनी नौकरियां नहीं दी गई जितनी की अपेक्षा थी, लेकिन उसके बीच में लोग ये भूल जाते हैं कि 2.5 साल कोविड भी आया था. नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग पिकअप कर रही है लेकिन उस लेवल पर अभी तक नहीं आई है. नंबर 3, GDP जो है इस वक्त $3.75 ट्रिलियन पर है, और उम्मीद ये की जा रही है कि जुलाई 2024, मैं 2025 की बात नहीं कर रहा हूं, जुलाई 2024 तक भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी. वी विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. नाउ दीज आर ग्रेट अचीवमेंट्स, फैंटास्टिक अचीवमेंट्स. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा प्रभाव जिस बात का पड़ेगा, भले आप ये कहें कि वो राजनीति से नहीं जुड़ा है, लेकिन भारत में हर चीज राजनीति से जुड़ी होती है साहब. रामायण महाभारत, जितने पुराण हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने वेद हैं, कुरान शरीफ है, बाइबल है, सब राजनीति से जोड़ देते हैं लोग. मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और जो 22 जनवरी को होने वाला है उसके सामने साहब वो हाइड्रोजन बॉम्ब है, उसके सामने मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन के पास कोई जवाब है. आप क्या बताएंगे सर इसके बारे में, प्रदीप पेशकर साहब? बिल्कुल बजाज सर, पहले तो मैं ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, सभी लोग इस प्रकार से अगर देखेंगे तो भाजपा के कल्चर के लिए हमारे लिए काफी अन्यायकारक होगा कि हमने कभी राम मंदिर के प्रश्न को राजनीतिक चेहरे पर नहीं देखा, राजनीतिक चश्मे से कभी देखा ही नहीं है. वो आस्था का विषय है और पूरे भारतवर्ष के राष्ट्र का विषय है. अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ताओं के लिए राम मंदिर है या भाजपा के वोटर के लिए राम मंदिर है. पूरे विश्व के लिए एक संदेश गया है कि हमारी आस्था की ताकत होती है. 500 साल से भी ज्यादा लड़कर
हमने हमारी आस्था जिंदा रखी और उसका आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश मतलब कानून के दायरे में रहते हुए उसको हमने जीत लिया। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। जी ये बिल्कुल सही है। आशा आकांक्षा, जनता की जो आशा आकांक्षा है उसके लिए सरकार बनती है। और जी सरकार ने अगर जनता के आशा आकांक्षाओं के उसके साथ साथ काम किया, हमने जो कहा, अभी आपने सुना ही होगा, एक नई घोषणा आई है कि सपने नहीं हकीकतें बुनते हैं, जी इसलिए तो सब मोदी को चुनते हैं। हम सब सपने वाले लोग ही नहीं है, हम लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। दुरुस्त 370 बोला था वो हट गया, हमने बोला था 35 निकल जाएगा, निकल गया। हमने बोला मुस्लिम महिलाओं के प्रति, हमारे बहनों को, माताओं के प्रति 3 तलाक अन्यायकारक है, तो वो भी चला गया। तो और राम मंदिर जो आस्था का विषय है उसी तरह से होगा, जो डेवलपमेंट का है वो उससे भी बढ़कर होगा। तो मुझे लगता है कि जनता के आकांक्षाओं पर खरे उतरने वाली यह सरकार है, इसलिए मोदी जी को तीसरी टर्म तो मिलने ही वाली है। सर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आई डोंट हैव एनी डाउट्स इन माय माइंड। ये तो हम लोग पिछले 2 साल से बोल रहे हैं इस शो में यहाँ पर। एंड आई थिंक वी आर नाउ जॉइंड बाय प्रदीप जी। प्रदीप जी इज आउट ऑफ मुंबई। आई थिंक वी हैव हिम विद अस। प्रदीप जी, Yes, sir. Yes, sir. जी, I can hear you. राइट, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियाल आल्सो विद अस। प्रदीप जी, प्रदीप पेशकर साहब अभी भी हैं और उन्होंने साथ में ये बिल्कुल कहा सर। है कि आपने सुन ही लिया होगा कि राम मंदिर जो है उसको राजनीतिक विषय बताना बीजेपी के साथ अन्याय होगा, ऐसा उनका कहना है। भाई ठीक है, मैं मानता हूं आप ये कहते हैं कि राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक विषय तो है, इतिहास का विषय तो है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। भारत की आत्मा का विषय तो है। भारत की आत्मा एक बार फिर जागरूक हो रही है 22 जनवरी को, लिहाजा उसका श्रेय तो नरेंद्र मोदी जी को जाएगा ही जाएगा ना। भले आप ये कहेंगे भाई हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, हम इस पर वोट नहीं मांग रहे, लेकिन जनता तो इस पर आपको वोट दे रही है। प्रदीप जी, आप क्या कहेंगे इसके बारे में, आप बताएं। सर, आपने तो मेरे चलिए, मैं प्रदीप जी, एडवोकेट प्रदीप नाम्बियाल जी, एक सेकंड। प्रदीप पेशकर साहब कुछ कह रहे हैं, मेरे साथ इस वक्त 2 प्रदीप हैं जी। प्रदीप पेशकर साहब बोलिए। आई एम वेरी सॉरी कि आपने किस प्रदीप को बोला, ये आपको बोला। जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल मेरे मुंह की बात, मन की बात आपने बोल ली कि हम वोट मांगेंगे उस बात पर नहीं, लेकिन जनता तो देने ही वाली है वो। क्योंकि मोदी जी जैसा लीडर 500 साल में भारत को, जैसे 500 साल पहले जिस प्रकार से हमारे उस समय के राजाओं ने काम किया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 350 साल के पहले जिस तरह से नेतृत्व किया, उसी तरह से जब आशा आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी जी अभी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी के काम की वजह से उनको जरूर वोट मिलने वाला है, ना कि ये सिर्फ राम मंदिर के लिए। ये आस्था का विषय, संस्कृति का विषय और आत्मा भारत की जाग उठी है, जो बोला। तो सनातन धर्म की आत्मा अभी समझ में आ जाएगा कि सनातन में कितनी ताकत होती है। अभी सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले डिबेट में हमने उस पर बात की थी काशी और मथुरा के बारे में जी, तो वो भी अभी सब सामने आने वाला है। तो मुझे लगता है कि दूसरा कोई नेता ही अभी सामने नहीं दिखेगा मोदी जी के अलावा। तो ये तो होनी ही है कि तीसरी टर्म तो मोदी की आने ही वाली है। Is Advocate Pradeep Nambiar ji with us? Yes, Because I I can't can see hear him. जी बोलिए। No, पेशकर साहब, you know what, राहुल गांधी जी हार्वर्ड के स्टूडेंट से इंटरमिंगल कर रहा था, बातचीत कर रहा था। हार्वर्ड के बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो कह रहा था कि पॉलिटिशियन को डायलॉग डिलीवरी में इन्वॉल्व होना चाहिए, कन्वर्सेशन में होना चाहिए। कन्वर्सेशन एक तरफा नहीं होना चाहिए, सिर्फ बोलने का होना नहीं चाहिए। वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, स्टूडेंट से बात कर रहे थे, मगर मोदी जी पे आलोचना कर रहे थे कि कन्वर्सेशन होता नहीं है, डायलॉग डिलीवरी नहीं होता है। मोदी जी लोगों से बात नहीं करते, उनके सुनते नहीं है। There is no dialogue and delivery and there is no conversation. Politicians will be dead with one way communication. अभी सिर्फ मोदी जी का one way communication हो रहा है। तो ये एक हार्वर्ड में जाके इस चीज को बोलना कि one way communication होता है, उसमें तरक्की नहीं होता, डेमोक्रेसी डजंट थ्राइव, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहा है। आप इसको कैसे देखते हो पुष्कर साहब? जिसने सिर्फ परिवार की सत्ता देखी हो,
उससे हम इससे ज्यादा कुछ उम्मीद कर नहीं सकते। मोदी जी एक ऐसे पहले पंतप्रधान है जो कंसिस्टेंटली हर 30 दिन के बाद जनता से बात करते हैं, और वो बात एक तरफी नहीं है, वो शेयर करते हैं उनकी मन की बात, लेकिन मन की बात में जो सजेशन 30 दिन में उनके पास आते हैं, जो काम अच्छा समाज में होता है, जिसने कुछ अच्छा काम किया हो उसकी सराहना करने का काम करते हैं। वो सराहना कब कर सकते हैं? जब वो उनसे इंटरेक्शन करते हैं हर 30 दिन के बाद। अभी पूरा 5 साल पिछले देखिए, मोदी जी की मन की बात कभी टली नहीं है। अभी 29 तारीख को भी है, हर संडे, हर महीने के लास्ट संडे को आप 11 बजे सुनते हैं। कंसिस्टेंसी देखिए, उसमें जनता का प्यार भी उसमें उमड़ता है कि कितने लोग देखते हैं। वो विश्व रिकॉर्ड बन गया है कि कितने लोग, कितने खेड़ों में, कितने ग्राम पंचायतों में, कितने शहरों में लोग उसको सुनते हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बना। तो मोदी जी क्या करते हैं ये तो जनता को पता है, राहुल गांधी को पता नहीं है, क्योंकि उनको सुनना नहीं है, देखना भी नहीं है। और दूसरी बात, उनको हार्वर्ड में जाके कहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है यहाँ पर कोई सुनने वाला है नहीं उनकी बात। तो यहाँ पर कोई बच्चे भी नहीं बुलाएंगे, बड़े लोग तो छोड़ो, कॉलेज के बच्चे भी यार उनको नहीं बुलाएंगे। तो उनको तो कहीं ना कहीं जाकर बात करनी है ना। तो इससे ज्यादा गलत कदम किसी पॉलिटिशियन ने आज तक उठाया नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में दूसरे देश में जाकर हमारे देश का अपमान करे। यहां पर पार्टी अलग हो सकता है, लेकिन हम जब देश के बाहर जाएंगे तब हम भारत के नागरिक होते हैं, और भारत का पंतप्रधान हर एक व्यक्ति का नेता होता है। तो हम पहचाने जाते हैं हमारे देश के नाम से। तो मुझे लगता है कि देश के नाम से पहचानने के बाद, यहां आने के बाद आप करो ना, आप कांग्रेस है, हम भाजपा है, हो सकता है, लेकिन बाहर जाने के बाद तो हम भारतीय हैं। ये जिसको समझ नहीं है, जिसको ये अकल नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद कर। पेशकर साहब आगे जाके पेशकर साहब आगे जाके राहुल गांधी जी बोलते हैं कि यहाँ पर जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारे इकोनॉमी जो है वो प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं होने की वजह से, ना होने की वजह से, देयर इज नो जॉब्स दैट इज बीइंग क्रिएटेड। नाउ ही इज सेइंग दिस इज आल्सो एडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। बहुत कुछ उद्योगपतियों के पास पूरे धन और पूरे वेल्थ और पूरे जनरेशन ऑफ इकोनॉमी का पूरे बिजनेस उनके पास जा रहा है। तो हम डू यू एग्री विद राहुल गांधी जब हार्वर्ड में बोलते हैं कि हमारे इकोनॉमी प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है और वी आर नॉट क्रिएटिंग जॉब्स? पेशकर साहब, उनको आज तक ये पता था कि राजनीति के बारे में समझ कम है, अभी इकोनॉमी और उद्योग के बारे में भी समझ कम है, ये समझ में आ रहा है। मेक इन इंडिया में इतने सारे प्रोडक्शन यूनिट अपने पूरे भारतवर्ष में आए हैं। हम एक सिर्फ नए टेक्नोलॉजी का एग्जांपल लेंगे, मोबाइल का प्रोडक्शन का ही यूनिट तो आए हैं। एक 127 यूनिट्स आर ओपन आफ्टर मोदी गवर्नमेंट। तो पहले तो दो कंपनी भी नहीं थी, आज 125 के ऊपर कंपनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की भारत में है। सारे डिफेंस इक्विपमेंट अभी भारत में बनना शुरू हो गए हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया के इसमें PLI स्कीम दी है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही बूम कर रहा है। आप जीएसटी कलेक्शन में देखिए, आज के डेट में सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हर महीने, लास्ट महीने का जीएसटी का कलेक्शन का रिकॉर्ड टूटता है। तो इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है, इन स्पाइट ऑफ हमारा 2-2.5 साल कोरोना में वेस्ट हुआ, फिर भी हमारी इंडस्ट्री अच्छी कर रही है। आपने बीच में एक बोला कि किसी 2-3 लोगों के हाथ में ये इंडस्ट्री सब जाती है वगैरह, तो ये तो कैसा है, लोगों को अच्छा लगता है ऐसा बोलना, ऐसा उनको लगता है राहुल गांधी जी को, इसलिए वो बोलते हैं कि one piece of good news, by the way. Mr. Peshkar, I'll have to stop you right there. Mr. Peshkar, one second. And this is for our viewers. ISRO has just come out with a statement that the Aditya L1 will reach point L1, that is Lagrange point L1, on January the 6th. So that is a huge achievement. On 6th of January, the Aditya L1 spacecraft, it's actually not a spacecraft, by the way. ये भी आपको क्लियर कर दूं, it's a space laboratory. It is actually a space laboratory which will conduct experiments and observe the moon for the next 5 years, and it will remain static, as in it will revolve around the sun
but will remain at the same point. That point is the Lagrange L1, where all the gravities combine, leaving that point in a sort of vacuum. So as a result of which, the Aditya spacecraft space laboratory will be able to last for more than 5 years, but 5 years is a minimum. And I think that is a huge achievement. Huge, मतलब huge. That is absolutely fantastic. लेकिन अभी ये बताएं पेशकर साहब, आप जो बात कर रहे थे, चलिए अर्थव्यवस्था भारत की जैसी भी है, मतलब ऑब्वियसली देयर आर 2 or 3 इंडस्ट्रीज हर जगह पर होते हैं, हर देश में होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत में ही है. हर आप किसी भी जगह चले जाएं, जो टॉप 5 या टॉप 6 इंडस्ट्रीज होते हैं, उन्हीं के हाथ में 20 या 30% इकोनॉमी होती है हर देश की. आप अमेरिका में चले जाएं, फ्रांस में चले जाएं, इंग्लैंड की तो बात छोड़ दीजिए, इंग्लैंड की तो इकोनॉमी अभी तहस नहस हो गई है. दे वांट एड फ्रॉम अस, बाय द वे. अब आप मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. they want they want India to help them. Help. Now my point is, sir, in terms of unemployment, the unemployment rate has risen. Unemployment numbers are very high. वो jobs कब create होंगी, मेरा ये कहना है. I agree, 2.5 years COVID really set us back. लेकिन आज की तारीख में people require jobs in their hands. वो कब होगा, वो जरा बताएं पेशकर साहब. सर अभी भी रोजगार के बारे में काफी सारे नौकरियां देने का काम एक साथ 70-70 हजार 55,000 अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम मोदी जी ने किया है. हर स्टेट में स्टेट का जो एंटरप्रेन्योरशिप या स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो भी उसके ऊपर काम कर रहा है और युवकों के आकांक्षाओं के अनुरूप उनको रोजगार मिले, इसलिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार तो ये सारा प्रयास कर रही है. लेकिन नौकरियां मिलने का जो थोड़ा एक सेंटिमेंटल बात मैं बोलता हूं आपको, एक इमोशनल बात ऐसी होती है या मन की बात ऐसी होती है कि मुझे नौकरी मिले तो मल्टीनेशनल कंपनी में ही मिले और मिले तो दूसरा सरकारी मिले, तो ये थोड़ा कहीं भी मुश्किल होता है, किसी भी देश में मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ युवकों की संख्या ये ज्यादा है, युवकों का देश कहा जाता है. तो सिर्फ नौकरी के पीछे जाने के बजाय सरकार इस पर भी काम कर रही है कि लोग एंटरप्रेन्योर बने और एंटरप्रेन्योर बन के नौकरी लेने के बजाय नौकरी देने वाला बने. तो इसके ऊपर भी पैरेलली काम चालू है. अगर हम सिर्फ एक ही तरफ से देखेंगे कि सेटिस्फाइड जॉब मिलना, अगर एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए एडवर्टाइज देते हैं, इश्तिहार देते हैं, तो 100 लोग, मतलब प्रोपोर्शनल बता रहा हूं मैं, 100, 200, 1000 लोग आते हैं और उसमें 1000 में सभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं, उसमें अनसेटिस्फाइड लोग होते हैं कि मैं मेरे नौकरी से अभी सेटिस्फाइड नहीं हूं इसलिए मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं. तो वो क्राइटेरिया थोड़ा हमें ये गलत लगता है कि वो संख्या गिनने में, तो उसमें भी सरकार ने काम करना चाहिए, ये बिल्कुल मानता हूं. सेटिस्फेक्शन होना ही चाहिए, अर्निंग का भी होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ से ये बात है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो नौकरियां बढ़ेगी. सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है. दूसरी तरफ एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट देने वाला क्षेत्र है. टोटल एम्प्लॉयमेंट का 40% एम्प्लॉयमेंट तो एमएसएमई में है. तो एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्कीम निकल रही है. अभी 3 दिन पहले ही रैम्प जैसी योजना एमएसएमई के लिए निकाली है. उसके लिए अलग से प्रावधान वर्ल्ड बैंक की तरफ से किया था, तो उसके अंडर भी अलग से एक एमएसएमई काउंसिल बनी है. तो एमएसएमई को सपोर्ट देंगे तो नौकरियां बढ़ेगी तो युवकों का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में आसानी हो जाएगी. तो सारे क्षेत्र में पैरेलल काम चल रहा है. तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में ये चीजें पूरी तरह से कंट्रोल में आ सकती हैं. जबरदस्त. पेशकर साहब, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, ये इनजस्टिस जिस प्रकार से ब्रिजभूषण, तो ये लिंक है कि आप मोदी साहब कह रहे हैं कि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम वगैरह लाए, वुमेन सेफ्टी के लिए हजारों करोड़ खर्चा कर रहे हैं, निर्भया फंड है, अलग अलग तरीके, मगर यहां पर पद्म भूषण उन्होंने रिटर्न कर दिया बजरंग पुनिया साहब ने. साक्षी मलिक जी ने टोटल अपने हर चीज रिटायरी हो गया, बोले कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल और मुझ पर अन्याय हो गया मोदी जी की तरफ से. तो क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम
फिर जितने निर्भया फंड में 203 करोड़, 1352 करोड़ सेफ सिटी प्रोजेक्ट फॉर वुमन, इतने सारे चीज आप वुमन के लिए कर रहे हो, बट यहाँ पर ऑन द फेस हर चीज वो एक्सपोज हो चुका है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी साहब वुमन सेफ्टी और वुमन इश्यूज को लेके बहुत थोड़ा ढीला है। हाउ डू यू सी इट पेशकर साहब? मैं बिल्कुल, मेरा बोल्ड स्टेटमेंट इसके बारे में है। साक्षी मलिक जी का एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते और हमारे देश की अच्छी खिलाड़ी होने के नाते काफी सम्मान रखते हुए, लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ता है कि इस प्रकार का स्टेप उन्होंने उठाना नहीं चाहिए था। ये पूरे देश का अपमान है। जैसा देश ने आपका गौरव किया, ये मोदी जी ने घर से दिया था क्या? उनको सम्मान जो दिया, और किसी ने पद्मश्री लौटाने की बात की तो क्या घर से दिया क्या मोदी जी ने? वो तो देश का सम्मान है। देश का अपमान करने वालों को के प्रति कोई सहानुभूति नहीं बचती है। ये जो पुरस्कार वापसी जी, टूटते क्या क्या है वो अवार्ड वापसी, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला नाटक ये दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इस प्रकार से राजनीति करनी है तो सीधा राजनीति में आ जाइए। आपको पूरा सम्मान आपका है, आप खेल में हो, खेल का सम्मान है, लेकिन खेल के आड़ में राजनीति करने के लिए जाएंगे तो ऐसा ही होने वाला है। अभी मुझे बताओ कि उसमें जो कोर्ट में केस चल रही थी, उसके बारे में सरकार ने पूरी तरीके से उसमें ध्यान रखा। जो कुछ कानून से होने वाला है उसके करने के लिए पूरी छूट दे दी। और इलेक्शन होना था, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में कोई जीतता है, उनके मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं लगता है तो हम खेल छोड़ देंगे? ये कहाँ की बात आ गई? और रही बात कांग्रेस की, प्रियंका जी की या राहुल जी की बात हो गई, उनको तो कुछ ना कुछ बहाना ही चाहिए। मोदी जी के खिलाफ कोई भी बोले तो बिल्कुल तुरंत उनके घर भाग जाएंगे। वो तो उनको काम ही नहीं रहा है ना कुछ, तो उनको तो एक ही है, मोदी के विरोध में कोई बोले तो उसके बाजू में जाके खड़े रहते हैं। हमने देखा है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे बोलने वाले के साथ भी वो खड़े हैं। तो आप क्या कहेंगे उनको? तो उनको कहना है कि जरा वायनाड में भी ध्यान दो, ये सब बातें छोड़ो, ये राजनीति वाले बातें का राजनीतिकरण करना ये सबसे बड़ा अन्याय होगा भारतीय युवाओं के प्रति। तो इन्होंने खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए, मेरी इतनी सलाह उनके लिए। लेकिन पेशकर साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि बृजभूषण सिंह साहब जो हैं, उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, मैं आपसे पूछता हूं व्यक्तिगत तौर पे, आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, अगर किसी और पर वो ये आरोप लगते तो वो आदमी अभी जेल में होता। लेकिन बृजभूषण सिंह जी के खिलाफ, चलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में केस चल रहा है, वो बेल पर बाहर है, पार्लियामेंट अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए बृजभूषण सिंह जो हैं वो कांग्रेस के एमपी होते तो आप क्या करते? सर बताएं। नहीं, जिसको अच्छा होगा आपने सवाल पूछा। मुझे थोड़ा बहुत कानून का नॉलेज है, मैं वैसे तो एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन कानून का नॉलेज है। अगर कोई हैरेसमेंट, वुमन हैरेसमेंट का केस लगाता है तो उसमें प्रावधान ये है कि केस रजिस्टर होती है, एफआईआर उनके ऊपर भी हो गई है, और एफआईआर होने के बाद में मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट होता है। मुझे एग्जैक्ट ये 156 ऐसा कुछ 164 कुछ है कलम उसका, तो उसके अंडर मजिस्ट्रेट इन कैमरा वो महिला की तकरार ली जाती है, और वो अगर पाया जाता है दोषी तो उसको सीधा अरेस्ट होता है। यहाँ पर ये कुछ नहीं हुआ, पुलिस भी इंक्वायरी कर रही है। उन्होंने कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी एफआईआर होने के लिए, और एफआईआर होने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस सीजेआई साहब जो है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने वो वापस लेने के लिए बोला है एफआईआर, उनका केस डिसमिस कर दिया कि अभी इसका कोई औचित्य नहीं बचा है क्योंकि एफआईआर हो गई है, अभी उसका रेगुलर प्रोसेस से काम हो जाएगा। ये सारा होने के बाद फिर हम अगर ऐसा बोलेंगे कि वो ऐसे अभी अब फिर फ्री घूम रहे हैं, वो ये हो रहे हैं, ऐसा कैसा? कानून का काम करता ही है, लेकिन गलत अगर कोई किसी के ऊपर केस लगाएगा तो कानून उसको भी नहीं मानता। लेकिन पेशकर साहब, जब भी किसी गैर भारतीय जनता पार्टी के लीडर के खिलाफ कोई भी आरोप लगता है तो सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वक्ता, अधिवक्ता, सब नेता, सब लोग ऐसे उसको ट्रीट करते हैं कि जैसे उसके खिलाफ
केस प्रूव हो गया हो, साबित हो गया हो कि कॉन्विक्ट है, तो नहीं हमारे सर आप तो स्टैंडर्ड रखिए ना अपना। मैं मानता हूं कांग्रेस जो कर रही है। हाँ, चलिए बोलिए 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 सर बोलिए। उसके अगेंस्ट में प्रूफ मिलते हैं, हम ऐसे हवा में बातें करते ही नहीं है। जिसके अगेंस्ट प्रूफ है उसके ही बारे में बोलते हैं। तो हम ऐसे तो हवा में बातें ब्रिजभूषण करते सिंह नहीं के खिलाफ तो प्रूफ है अगर ना, किसके बारे तभी में तो proof केस नहीं है तो रजिस्टर हम हुआ बोलेंगे। है, तभी तो एफआईआर लिया गया है, तभी तो केस रजिस्टर हुआ है, तभी तो वो बेल पे बाहर हैं। बेल लेनी पड़ी है ना उनको। बिल्कुल, उनको वो दोषी पाए गए तो कौन बचाएगा। मैंने अभी तक ब्रिजभूषण सिंह का नाम भी नहीं निकाला। मैंने नाम निकाला उनका, मैंने कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। कानून कानून का काम करेगा। वो अगर दोषी है तो उसको दंड मिलना चाहिए, और ये पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, एकदम क्लियर बात है। और कोई भी प्रवक्ता ले लीजिए यही कहेगा जी, अगर दोषी है तो। लेकिन एक बात तो ठीक है, जहां तक के इलेक्शन का सवाल है, किसी भी स्पोर्ट्स बॉडी का इलेक्शन जो भी है, अगर जो भी भाई चुन के आया उसके बारे में क्या कर सकते हो आप लड़ लेते, जीत जाते। हाँ ऐसी क्या बात है? मैं यही मैं बात कहने वाला था कि आप खुद उतर जाइए और करिए। दुरुस्त बात। क्या बजरंग पुनिया साहब जा सकते थे? ऐसी क्या बात है? अब मुझे ऐसा लगता है, ये आखिरी सवाल है इस सब्जेक्ट के ऊपर। पेशवर साहब, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है। क्या है कि मेडल लाने वाले सारे हरियाणा के हैं, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजमेंट के लोग सारे उत्तर प्रदेश के हैं। तो वो हरियाणा वर्सेस यूपी चल रहा है, जहां तक मैं जानता हूं। कोई ऐसी खबर है आपको? बिल्कुल है। मैं कैसा है, कंट्रोवर्सी में मैं वो कभी बोलता नहीं हूं, मुझे जानकारी तो पूरी रखनी पड़ती है भी। ये सिर्फ उतना नहीं है सर जी, ये उसको जाट एंगल भी एक अलग से है। आपने थोड़ा सॉफ्ट भाषा में कहा, वो उसमें एक जाट एंगल भी है। सारे हरियाणा के प्लेयर्स, ये रेसलिंग वाले प्लेयर्स है, वो मेडल भी लाते हैं भारत के लिए, काफी अच्छे प्लेयर्स है। और ये जो WFI है उसका कंट्रोल पूरा नॉन जाट की तरफ है। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है ना। करेक्ट। लेकिन उसको कौन क्या कर सकता है, चुन के आने के बाद क्या करेगा। और इसमें वेरी अनफॉर्चुनेटली एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार साहब, इसमें बड़ी दुखद बात क्या है प्रदीप जी, दुखद नहीं एक्चुअल बात है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रूल्स के मुताबिक सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसमें रहेगा तो वी विल लूज आवर मेंबरशिप, तो वो बैन हो जाएगी WFI। ये प्रॉब्लम है। आप एडवोकेट साहब, आप कुछ पूछना? जाट सर, आज अमित शाह जी ने फिर जाट पुत्र, किसान पुत्र, OBC पुत्र, उपराष्ट्रपति और उनके बारे, जगदीश जी के बारे में बात की है कि उनके अपमान हुआ है, he has been insulted, but कांग्रेस इज टॉकिंग अबाउट जिस प्रकार से डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का हत्या किया है, पार्लियामेंट में जिस प्रकार से सस्पेंशन हुआ है, उस पर कुछ बात नहीं हो रहा है, पूरे डाइवर्शनरी टैक्टिक्स चल रहा है। पेशकर साहब, मोदी साहब का दे रिक्वेस्टेड एक कुछ बोले इस विषय में, पार्लियामेंट में हुआ नहीं है। अमित शाह जी का पहले इस्तीफा मांगा था, फिर बोले कि एटलीस्ट स्टेटमेंट तो दो। दे वांटेड अ डिबेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड पार्लियामेंट सिक्योरिटी, वो नहीं हो गया, और सस्पेंशन भी नहीं हो गया जो MP बीजेपी का MP सिम्हा ने जिसने पास बनाया। तो लोकतंत्र का हत्या, कांग्रेस का कहना है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। आप इसको कैसे दे, बिकॉज अमित शाह जी ने भी आज उपराष्ट्रपति का जो इंसल्ट है उसको हाईलाइट किया है। पेशकर साहब, नहीं ऐसा है, अपमान तो हुआ है, मानना न मानना ये तो बात, जो करता है अपराध वो कभी बोलता ही नहीं कि हमने अपराध किया है। संसद चलाने का जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है, बिल्कुल मानता हूं। लेकिन विपक्ष अगर पूरे रूल के, जो हाउस के रूल है वो तोड़कर काम करेगा, और एक नहीं 10 बार बोले, 100 बार बोलने के बाद भी वही करेंगे, पहले दिन सस्पेंड करने के बाद दूसरे दिन ही वही करेंगे, तो मुझे लगता है ये कुछ फिक्स करके आए हैं। इनकी मंशा ही कुछ अलग है, क्योंकि अभी 2-3 महीने में इलेक्शन होगा, तो गलत नैरेटिव लोगों के मन में जाए, इसका ये कुछ प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है हमें, क्योंकि काम करना नहीं है। प्ले कार्ड लेके आज तक कोई संसद में तो नहीं आता है, बाहर देखा था, 10 बार बोला है ये नहीं करना चाहिए, और उसके ऊपर बाहर जाते तो जाते हैं, फिर मिमिक्री करते हैं।
और मिमिक्री करना तो छोड़ो, मिमिक्री का वीडियो शूटिंग करेंगे आप और हंसेंगे उसके ऊपर। और आपको तो पंतप्रधान बनना है ना भाई, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि देश का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति, उनके प्रति सम्मान रखने के बजाय हम उसी संसद के प्रांगण में उनका अपमान का वीडियो करेंगे। इसकी सजा क्या देंगे? क्या उनकी आरती उतारेंगे? तो मुझे लगता है कि इनको कुछ ना कुछ माहौल बनाना है। उन्होंने कुछ कॉन्स्पिरेसी के करने की सोची थी, लेकिन वो हुई नहीं और उनको सस्पेंड होना पड़ा। अभी ऐसा है कि युवाओं को भी पता चल गया है, सब पूरे देश को पता चल गया है कि नौटंकी करता कौन है। तो संसद में हम उनको इसलिए भेजते हैं कि वो वहां पर कुछ बात रखे। विरोध करना है तो संवैधानिक विरोध करे, लेकिन इस प्रकार से नौटंकी करने के बाद जो सजा मिलती है, हम तो कॉलेज में भी देखते हैं, स्कूल में भी देखते हैं, जो गड़बड़ करता है उसको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो गड़बड़ करने वाले बच्चों को तो वैसे ही होना है। तो अभी तक मुझे लगता है कि ये बात जो की है वो सही की है, और हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान देश सही नहीं सहेगा। लेकिन पेशकर साहब एक वीडियो वायरल हुआ है हर जगह पे, कांग्रेस ने वायरल किया हर जगह पे, और वो मोदी साहब का मिमिक्री करते हुए राहुल गांधी की पार्लियामेंट के भीतर। तो वो भी तो मिमिक्री है सर। नहीं, वो मिमिक्री नहीं है। इस प्रकार के व्यंग के ऊपर मिमिक्री नहीं है जी, व्यंग के ऊपर मिमिक्री नहीं है। ये उनके व्यंग के ऊपर मिमिक्री थी जो टीएमसी के सांसद ने की। व्यंग के ऊपर मिमिक्री नहीं है, वो बोलने का एक तरीका उन्होंने कुछ किया है जी। लेकिन वो अभी वायरल हो रहा है हर जगह पर। कांग्रेस यही बोल रही है कि मोदी जी मिमिक्री करें तो ठीक है, हम अगर सदन के बाहर, वो तो उन्होंने मिमिक्री करी है लोकसभा के पटल के ऊपर, हम लोगों ने तो बाहर करी है, और हमें दोषी ठहराया जा रहा है। उपराष्ट्रपति की इसकी आपकी तुलना आप उपराष्ट्रपति के साथ पे करते हो, जो संवैधानिक पद पर बैठा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो सर्वोच्च पद है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो प्रधानमंत्री जी ने करी है ना। हाँ सर, प्रधानमंत्री जी ने करी है ना, ऐसा कहना है उनका। नहीं, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने की है, वो मिमिक्री है ही नहीं। वो बोलने का ढंग, एक स्टाइल जो है उसमें उन्होंने कोट किया है, वो मिमिक्री नहीं है, कोई व्यंग्यात्मक टिप्पणी नहीं है, ये व्यंग्यात्मक काम किया है। लेकिन एक चीज तो है, चलिए ये सब्जेक्ट हुआ खत्म। इसके ऊपर तो क्या है, अब अनगिनत बहस होती रहेगी, क्या होना है क्या नहीं होना। और यहां पर एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, पता नहीं पेशकर साहब को याद है कि नहीं है, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये विंटर सेशन, क्योंकि तकरीबन आखिरी सेशन है इस 17वीं लोकसभा का, इसके पहले स्पीकर साहब ने, ओम बिरला जी ने सबको अपने चेंबर में बुलाया था, और हर एक के साथ ये वादा लिया गया था यूनानिमसली कि यार इस बार आप वेल ऑफ द हाउस में कूदेंगे नहीं, आप वो जो क्या प्लाकार्ड लेके आएंगे नहीं। सबने एग्री किया, इंक्लूडिंग कांग्रेस, इंक्लूडिंग एवरीबडी। तो ऑपोजिशन ने, इनके पास कोई मतलब आई डोंट थिंक दे हैव अ आंसर टू दैट। वो कहता है भाई क्यों, हमारा राइट है, लेकिन फिर व्हाई डिड यू एग्री? यू एग्रीड यूनानिमसली कि आप प्लेकार्ड लेके अंदर नहीं आएंगे। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये हुआ है। लेकिन अब आगे चलें सर, आपने जी सर, एडवोकेट साहब सिर्फ एक सेकंड, पेशकर साहब, राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, प्राण प्रतिष्ठा पूजा के लिए आपने सबको बुलाया, सोनिया जी को भी बुलाया, खड़गे साहब को भी बुलाया, यहां तक अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया। तो लेकिन अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी साहब का क्या होगा सर, वो आएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, उनको बुलाया है, सम्मान पूर्वक घर जाकर बुलाया है। उसके हो सके तो मैं थोड़ी देर के बाद, मेरे पास उनके फोटो है, वो भी भेज सकता हूँ। नहीं, फोटो है सर हमारे पास, वो विश्व हिंदू परिषद वाले गए थे। बीजेपी के चंपत राय साहब ने कहा कि आप बहुत, अब आपकी उम्र बहुत हो गई। नहीं, जो रामभूमि ट्रस्ट है, जन्मभूमि ट्रस्ट, क्षेत्र जन्मभूमि ट्रस्ट है जी, वो ट्रस्ट के जो सम्मानित पदाधिकारी है उनमें से कोई गए हैं जी। मुझे अभी नाम पता नहीं है, नाम भी है, लेकिन चंपत राय जी ने बोला उनको कि आप उम्र हो गए, आप रुकिए। चंपत राय जी तो उपाध्यक्ष है, वो खुद गए हैं। तो मुझे लगता है कि सम्मान पूर्वक उनको वहां पर बुलाया है। और ऐसा है, राम प्रतिष्ठापना जो है ना, वो तो अडवाणी जी ने उसकी नींव रखी है जी, उसमें सबको पता है। और
वो आएंगे क्या नहीं आएंगे वो मैं तो नहीं बता पाऊंगा अभी। तबीयत कैसी है उनकी या क्या प्रोटोकॉल है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मुझे जितनी जानकारी है उतने तो बुलाया ही है। ये कुछ गलत फहमी लोग करते हैं कि किसी बहाने उन पर अटैक करो। तो अब जी नंबियार साहब क्या कुछ बोल रहे थे सकते आप, बोलिए सर, बोलिए। पेशकर साहब, आज भी जरांगे पाटिल जी का जबरदस्त बड़ा सभा हुआ, बहुत जबरदस्त सभा हुआ। एक नाथ शिंदे जी, देव फडणवीस जी ने ऑलरेडी कहा कि हम लोग आपका विचार करेंगे और इस पे हम लोग पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। नोंदणीकरण करीबन 35 लाख के आसपास कुणबी मराठाओं का हुआ, मगर जरांगे पाटिल जी एकदम अटूट है। वो बोले कि 24 दिसंबर तक हुआ नहीं तो ये प्रॉब्लम होने वाला है, जबकि आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो तो हाउ डू यू सी द एंटायर थिंग? बिकॉज जरंगे पाटिल रुकने को तैयार नहीं। महाजन जी गए थे देव फडणवीस जी के और से बात करके समझाने के लिए, बट आई थिंक वो समझने वाले नहीं है। 24 तारीख फिट है। आप कैसे देखते हो पेशकर साहब इसको? नहीं, अभी जो उनकी आज की सभा हुई उन्होंने ये बात फिर से दोहराई है कि हमें आरक्षण बिल्कुल रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए। और 20 जनवरी से वो मुंबई में आजाद मैदान पर फिर अनशन के लिए बैठेंगे, ऐसा उन्होंने अभी आज जाहिर किया है। अभी देखते हैं, क्योंकि वो सरकार तो पूरे पॉजिटिव है और पॉजिटिव सरकार होने के नाते वहां पर हर बात जिस प्रकार से बात हुई उसी प्रकार से बात चल रही है। उसका जीआर भी निकल गया है। जिनकी कुणबी ऐसा उसमें मिलेगा, नोंद मिलेगी पूरे सरकारी डॉक्यूमेंट में, तो उस आधार पर सबको दिया जाएगा जो ब्लड रिलेशन में है। इस प्रकार से तो इतना तो आ गया। अभी डिस्प्यूट किस में रहा है? जो ब्लड रिलेशन में नहीं है लेकिन रिश्तेदारी में, तो उनके इसमें क्या कानूनी प्रक्रिया करनी है, किस प्रकार से करना है तो वो तो होगा ही होगा। दूसरा उसके बाद में ये है कि मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खुद पटल पर रखा है। उन्होंने बोला है कि फरवरी में उसके लिए एक स्पेशल अधिवेशन हम बुलाएंगे, संसद सत्र, अपना विधानसभा का सत्र बुलाएंगे और विधानसभा में उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो करेंगे। तो सरकार इतनी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि डायलॉग से जरांगे पाटिल साहब भी सुनेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि पूरा जनता का समर्थन उनके साथ में है और मराठा भाइयों बहनों का समर्थन भी उनके साथ में है और वो कुछ अलग बात करते नहीं है। जो जनता के, मराठा समाज के जनता के मन में दोहराते हैं, उसमें मुझे बिल्कुल शांति से ये सब होगा। पेशकर साहब, मगर भुजबल साहब कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने आलोचना किया, बोले कि एक काम करिए, आप 4-5 बंगले मंत्रियों का जरांगे पाटिल जी के घर के बगल में या धरना साइड के बगल में बजाएं, बिकॉज सब मंत्री जाके उनके सामने बैठ रहे हैं। बोले चीफ सेक्रेटरी का भी एक बंगला उधर बांध दो। भुजबल साहब का कहना है कि जहां पर इनका आंदोलन चल रहा है, जहां भी जरांगे पाटिल जी का, बिकॉज आज चीफ सेक्रेटरी भी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आज 4-4, 5-5 कैबिनेट मंत्री उनके अगल बगल बैठ के उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से हर चीज करना। जरांगे पाटिल जी अभी सिर्फ मराठा आरक्षण ही नहीं, हर विषय पर इस सरकार को, ट्रिपल इंजन को समझाते रहेंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। क्या इस चीज को आप एक मजाक नहीं बट एक हकीकत बन के देख रहे हैं सब लोग? आपको कैसा लगता है पेशकर साहब? नहीं, ऐसा हकीकत नहीं है। वो भुजबल जी का आप अगर पहले से लेके मराठी के भाषण सुनेंगे तो उनका एक विशिष्ट स्किल है इस प्रकार से बात रखना। क्या है, ओबीसी के मन में भी कुछ बातें हैं। उनको ये ओबीसी भी 50% के आसपास है। वो कहते हैं 27% उनको रिजर्वेशन है। 27% में अगर ये आ गए तो तकलीफ होगी। ये एक पूरा बड़ा तबका है समाज का, तो उनके मन में भी कुछ बातें हैं। वो भुजबल जी उनके नेता होने के कारण वो सामने रखते हैं। और अभी ऐसा है कि सरकार ने तो सब कुछ किया है, जितना करना चाहिए था वो सब किया है। अभी सिर्फ जो एग्जीक्यूट होने के लिए जो समय लगेगा उतना लगेगा तो लगेगा ही। तो वो समय मिलने के लिए तो रुको भाई, ये बोलने का उनकी शैली और या स्किल अलग है। तो भुजबल जी बड़े नेता है, उनके बारे में क्या कहें। लेकिन पेशकर साहब, जो असली बात प्रदीप नंबियार जी पूछ रहे हैं आपसे
वो ये है कि जरंगे पाटिल साहब की मीटिंग में 3 लाख 4 लाख 5-5 लाख लोग आ जाते हैं। अब इतनी बड़ी रैली ऑर्गेनाइज करने में आप पॉलिटिशियन हैं साहब, आज की तारीख में 1.5 2-2 करोड़ लग जाते हैं। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है सर? ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से आ रही है? संगठन कौन है इसके पीछे? समय आने के बाद पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आने ही वाला है। क्योंकि ये बिल्कुल। ये जरा लोगों को अभी तो विचलित करता है। अभी तो बोलते हैं कि सारी जनता ये करती है, तो समय आने के बाद पता चलेगा क्या। अभी काम फोकस किस पर है? फोकस है समाज की जो आशा आकांक्षा है उसको पूरा करने, इतना ही है। और पेशकर साहब दूसरी चीज क्या है, चलते चलते आपसे ये जानना चाहते हैं क्या है कि अभी तक आरक्षण जो वास्तविकता में दिया गया और जिसको हाईकोर्ट से मंजूरी भी मिली, वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी ये, भले आप इनको ट्रिपल इंजन की सरकार कहें, जो भाई ये इसमें सिर्फ एक ही इंजन है, वो बीजेपी का इंजन है और कोई नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, 103 सीटें बीजेपी की हैं और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस हैं। फडणवीस सरकार अकेली सरकार है जिसने वास्तविकता में मराठा आरक्षण दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको मंजूरी दी। मेरा यह कहना है कि यहां पर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी सलाह यह है कि यहां पर भी देवेंद्र फडणवीस जी को आगे करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता फिर उसके बाद जरंगे पाटिल साहब ये कहेंगे कि मैं मुंबई में आ रहा हूं, इधर आ रहा हूं, उधर आ रहा हूं। अकेले फडणवीस साहब समझा सकते हैं उनको, और कोई नहीं समझा सकता। आप क्या कहेंगे इसके बारे में पेशकर साहब? नहीं, ऐसा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी पूरी कोशिश में लगे हैं जी और पूरा साथ देवेंद्र जी का मुख्यमंत्री जी को है। जी ऐसा नहीं है कि देवेंद्र जी कुछ उसमें बात ही नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। गृह मंत्री के नाते, उप मुख्यमंत्री के नाते और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता होने के नाते वो पूरा समर्थन उनका एकनाथ शिंदे जी के साथ में है। और दोनों, और अजित पवार, अजित दादा, तीनों भी मिलकर ही डिसाइड करते हैं कुछ भी चीज है वो। ऐसा नहीं है कि देवेंद्र जी अभी उसमें कुछ देखेंगे नहीं, कौन आगे गया कौन पीछे गया, ये समझने वाली बात है। पिछली बार भी जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब कौन जाता था डिस्कस करने के लिए? गिरीश बाबू महाजन जाते थे। जी जी तो गिरीश जी है बात में, तो मुझे नहीं ऐसा ऐसा है ही नहीं, मुझे लगने का सवाल नहीं, वो ऐसा नहीं है। हकीकत में तीनों भी साथ में है। जहां जिनकी स्टेटमेंट आवश्यक है वो यूनानिमसली वो स्टेटमेंट देते हैं। कभी मुख्यमंत्री देते हैं, कभी अजित दादा, और कभी जरूरत पड़े तो देवेंद्र जी देते हैं। पेशकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो नमस्कार। मच, ग्रेट प्लेजर सर नमस्कार। टॉकिंग टू यू। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, Thank you. जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय सिया राम। प्रदीप जी, बिल्कुल सर।